हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल यूट्यूब डीमिस्टिफाई। एंड आज से हम शुरू करते हैं हमारा फिलोसफी CUET PG HUQP 16 का सिलेबस के साथ। एक बार हम सिलेबस के साथ क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। सो वी बेसिकली हैव 5 सेक्शंस, and in 5 sections we have metaphysics, we have epistemology, we have ethics, we have symbolic logic, and then we have social and political philosophy. इस वीडियो में हम शुरू करेंगे, हमारा पहला वीडियो है। we'll start with metaphysics and we'll start with the subtopic proofs for existence of God. Okay, so now what is basically metaphysics? Metaphysics is a branch of philosophy that deals with the basic structure of reality. तो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं यूनिवर्स के बारे में, बीइंग के बारे में, बीइंग के एग्जिस्टेंस के बारे में। हम लोग वंडर करते हैं कि ये पूरा यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, who is running the universe, was it created by God, is it running on some kind of law, some kind of inherent law, or some explicate order, टाइम, स्पेस एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मेटाफिजिक्स जो है वो पहले अगर हम एंशियंट फिलोसफी से देखें, प्लेटो एरिस्टोटल के टाइम से देखिए, स्पेशली एरिस्टोटल के टाइम से देखिए, सो एक बहुत ही लिमिटेड टॉपिक था जिसको मेटाफिजिका मेटाफिजिका से ये आया है वर्ड, जो कि जिसका ट्रांसलेशन था एक तरह से फर्स्ट फिलोसफी। जैसे हमने देखा था कि एंशियंट आयोनिक फिलोसोफर्स थेलीज, एनाक्सिमेंडर, एनाक्सिमीन्स कैसे हर चीज का ओरिजिन बताने की कोशिश करते थे। फॉर थेलीज इट वाज वाटर, एवरीथिंग ओरिजिनेटिंग आउट ऑफ वाटर। सो दिस वाज ऑल पार्ट ऑफ मेटाफिजिक्स ओनली। तो आज अब विथ टाइम ये एक और ज़्यादा अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट बन गया है, जिसमें और ज़्यादा हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं बीइंग एंड ओरिजिन के बारे में। एंड आई वुड रियली लाइक टू टेल यू वन थिंग कि हम लोग 50 to 60% लेवल तक एक टॉपिक को पढ़ने की कोशिश पढ़ेंगे, लेकिन उससे डीपर अगर आप कंफर्टेबल है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक एंड इफ यू फील दैट दिस कैन बी अ स्ट्रॉन्ग फुट इन एग्जामिनेशन, मैंने हर सब टॉपिक के बाद उसकी रेफरेंस लिंक्स ऐड कर रखी है वीडियो में। यू डेफिनेटली गो टू दैट लिंक एंड प्लीज स्टडी डीपर उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में और भी ज़्यादा रिसर्च करने की कोशिश कीजिए। इट वुड रियली हेल्प यू इन एग्जामिनेशन। अब हम बात करते हैं प्रूफ्स फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। देखिए, बात हो रही है कि हम मेटाफिजिक्स की बात कर रहे हैं। सो देयर आर थ्योरीज दैट गॉड इज द वन जिसने सब कुछ क्रिएट किया है, यूनिवर्स को क्रिएट किया है, एंड देन दिस होल वर्ल्ड और यूनिवर्स इज बीइंग रन बाय गॉड। उसमें भी बहुत मल्टीपल थ्योरीज हमारे पास है रिलेटेड टू गॉड एज वेल। नाउ हम लोग बेसिकली जो अकाउंट्स पढ़ेंगे, वील रीड ontological argument, ontological, and we'll read the teleological argument, and we'll read the cosmological arguments for the proof for existence of God, and उसके बाद हम उनकी criticism भी पढ़ेंगे। सबसे पॉपुलर हमारे पास ontological argument is by Saint Anselm, which is they are in proslogian. Ontological argument क्या होता है? About the God and about being, so all those questions हमारे पास है। Now Saint Anselm जो है वो हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट की तरह गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। What Saint Anselm says is the first proposition is God is the greatest conceivable being by definition. तो God क्या है? Greatest conceivable being. Proposition 2 says it is greater to exist in reality than the mind alone. And proposition 3 is God exists in mind, therefore God exists in reality. Saint Anselm का argument क्या है जो उन्होंने proslogian में दिया है, वो ये है कि God जो है वो greatest conceivable being है, उनसे great कोई भी नहीं है। ठीक है, रियलिटी में एग्जिस्ट करना माइंड में एग्जिस्ट करने से ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा ग्रेट है। गॉड ऑलरेडी हमारे माइंड में एग्जिस्ट करते हैं, वी थिंक अबाउट गॉड, वी नो अबाउट गॉड, हमें डेफिनेशन पता है गॉड की। तो इसका मतलब कि क्योंकि जो भी चीज़ माइंड में एग्जिस्ट करती है रियलिटी में उससे ज़्यादा ग्रेटली एग्जिस्ट करती है, देयरफॉर गॉड ऑल्सो एग्जिस्ट इन रियलिटी। तो एंजल्म क्या करता है, एक पेंटर की हेल्प से अपनी गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने की कोशिश करता है। जैसे कि एक पेंटर है, what does a painter do? The painter has an idea of what he or she will paint. ठीक है, पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले या पेंटिंग करते वक्त उनके माइंड में कुछ रहता है कि उनकी पेंटिंग किस तरह से होगी, किस फॉर्म की होगी, उसमें क्या बेसिक्स होगा। रियलिटी में पेंट करते करते उसके पहले ही उसके माइंड में उस चीज़ के बारे में रहता है। अभी पेंटिंग रियलिटी में नहीं है, पेंटिंग अभी पेंट नहीं हुई है, आर्ट वर्क बोलते हैं हम। एंजल्म ने बेसिकली पेंटिंग का एग्जाम्पल दिया कि पेंटिंग अभी बनी नहीं है, लेकिन उसके पहले ही, पेंटिंग बनने से पहले ही पेंटर के माइंड में उसका एक आइडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है।
तो इसका मतलब कि एक डिस्टिंक्शन है कि जो आइडिया हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है प्लस जो हमारे माइंड और रियलिटी दोनों में एग्जिस्ट करता है, उसमें डिफरेंस है कि क्या चीज़ है जो सिर्फ माइंड में एग्जिस्ट करती है और क्या चीज़ है जो माइंड और रियलिटी दोनों में एग्जिस्ट करता है। तो सेंट एंजल्म का कहना है कि जो फूल है वो क्या कहता है, वो गॉड को अंडरस्टैंड तो करता है, उसको पता है, फूल इज लाइक एन अथीस्ट जो गॉड में बिलीव नहीं करता, तो ही अंडरस्टैंड्स गॉड लेकिन ही डज नॉट बिलीव इन गॉड। तो वो पर्सन कौन है, एक फूल है, क्योंकि उसको गॉड के बारे में पता है, बिकॉज दैट पर्सन नोज हु इज गॉड, एटलीस्ट इन माइंड उसको पता है, लेकिन वो बिलीव नहीं कर रहा है बिकॉज दैट पर्सन इज एन एथीस्ट। तो वो बिलीव नहीं कर रहा है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, that means that person is a fool according to Saint Anselm. That means God की existence को he is necessitating that God exist करते ही है। तो इसका मतलब what Anselm is saying कि चलो मान लेते हैं कि atheist है जो God में believe नहीं करता, but at least he has an idea about God, that person। तो एक माइंड में गॉड का आइडिया तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, सो कहीं ना कहीं गॉड रियलिटी में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। Now Gounod was another one of the famous philosophers जो कि क्रिटिसाइज करते हैं सेंट एंजल्म को, एंड गोनलो एक परफेक्ट आइलैंड के हेल्प से ये समाज जाने की कोशिश करते हैं या फिर इस एंजल्म को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं, एंड दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शियो एड absurdum मेथड। So what Gounod does is Gounod illustrates this with the case of a perfect lost island, an illustration of a thing whose real existence is uncertain and doubtful yet exists in his understanding as a concept। तो Gounod बोलते हैं कि आप मान लेते एक perfect island है जो कि डाउटफुल है, जो कि अनक्लियर है, लेकिन वो एटलीस्ट हमारे माइंड में, हमारे इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करता है। तो लॉजिक, अगर हम एंसल्म का लॉजिक लगाए, अप्लाई करें इस परफेक्ट आइलैंड के ऊपर, तो इसका एक एब्सर्ड सा रिजल्ट होगा कि क्योंकि वो आइडिया हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है, वो रियलिटी में भी एग्जिस्ट करता है, वो परफेक्ट आइलैंड है, तो इट इज ग्रेटर फॉर दिस आइलैंड टू एग्जिस्ट इन रियलिटी, सो इट मस्ट एग्जिस्ट। क्योंकि रियलिटी में जो चीज एग्जिस्ट करती है वो और भी ज्यादा ग्रेट होती है, क्योंकि वो और आइलैंड क्योंकि परफेक्ट आइलैंड है, और वो हमारे माइंड में अगर एग्जिस्ट कर रही है मतलब वो रियलिटी में भी और भी ज्यादा परफेक्ट तरीके से एग्जिस्ट करेगी, विच इज रॉन्ग। दिस वुड वर्क नॉट जस्ट फॉर एन आइलैंड, दिस वुड जस्ट नॉट वर्क फॉर एन आइलैंड। द ग्रेटेस्ट और सुप्रीमली perfect member of every category must exist। तो एंजल्म का कहना है कि जितने भी कंसीवेबल बीइंग्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, उसमें से गॉड सबसे ग्रेटेस्ट है। तो एंजल्म का कहना है कि ग्रेटेस्ट हर कैटेगरी के, परफेक्ट हर कैटेगरी के एग्जिस्ट करते ही हैं, तो गॉड को भी एग्जिस्ट करना पड़ेगा। दिस इज समटाइम्स कॉल्ड द ओवरलोड ऑब्जेक्शन बिकॉज इट सजेस्ट दैट रियलिटी वुड बी ओवरलोडेड विद ग्रेटेस्ट और परफेक्ट थिंग्स। तो गोनलो क्रिटिसाइज करते हैं कि हाउ कैन यू से कि रियलिटी में वो ग्रेट चीज एग्जिस्ट कर ही रही है, व्हाट अबाउट द केस ऑफ अ परफेक्ट आइलैंड। हम उनके बारे में, परफेक्ट आइलैंड के बारे में वी हैव एन आइडिया, इट इज इन आवर माइंड बट नॉट नेसेसरीली दैट इट एग्जिस्ट, और उसका एग्जिस्ट करना रियलिटी में वुड बी वेरी absurd, वुड बी वेरी वियर्ड। एक परफेक्ट आइलैंड का एग्जिस्ट करना, क्योंकि वो माइंड में जैसे एग्जिस्ट करता है वो रियलिटी में उससे भी परफेक्टली एग्जिस्ट करेगा। अब हमारे पास है Descartes का ontological argument. Now Descartes aimed to strengthen the ontological argument through founding it on his rationalist epistemology. So this is also like an epistemological argument, और ये based है a priori truths के ऊपर। a priori truths क्या होते हैं, जो हमें by intuition पता होते हैं, not by experience, not by anything, but intuition हमें पता है, इट इज देयर, वो हमें पता है कि वो चीज है। जैसे कि डिस्कार्स एग्जाम्पल देते हैं कि द एग्जिस्टेंस ऑफ आई कॉजिटो एर्गो सम, देयरफॉर आई एम। तो हमें पता है कि वी आर एग्जिस्टिंग एंड देयर कैन बी नो प्रूफ फॉर इट बिकॉज हमें बाय इंट्यूशन पता है वी आर एग्जिस्टिंग। सिमिलरली मैथमेटिकल इक्वेशंस इन मैथमेटिकल नॉलेज जो हमारे पास होती है, अरिथमेटिकल एंड मैथमेटिकल नॉलेज, वो भी हमें बाय इंट्यूशन पता होता है, जिसे ए प्रायरी बोलते हैं। सो Anselm is often called the father of scholasticism, a theological movement influenced by Aristotle's approach to argumentation. At its core, it's subject-predicate analysis. What Anselm is doing is Anselm is trying to predicate existence with God. ये Descartes भी करते हैं। Propositions are combinations of subjects and predicates which assert something is true or false. कि proposition क्या होता है? Like, for example, हमने logic में देखा था all S is P. All S is P. S is the subject, P is the predicate, और propositions में subject and predicate exist करते हैं और वो propositions फिर true या false होता है। Descartes जो है वो scholasticism को reject करते हैं। He instead argued that the foundation of knowledge was intuition.
Now he again gives us premises and conclusion. Premise 1 states, I have an idea of a supremely perfect being which contains all perfection. The perfect being का existence. Existence is a perfection, therefore God exists. क्योंकि existence अपने आप में एक perfection है, और एक सुप्रीमली परफेक्ट बीइंग वो है जिसमें सारे परफेक्शंस हैं, जिसका हमें आइडिया है, जिसके बारे में हमें पता है. इट्स अ क्लियर आइडिया, डिस्टिंक्ट आइडिया, देयरफॉर गॉड एग्जिस्ट. तो डेस्कार्ट्स बहुत ही सिंपल तरीके से गॉड की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने की कोशिश करते हैं बाय आर्ग्यूमेंट्स लाइक क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडियाज, नेसेसरी एग्जिस्टेंस, एंड देन कि कैसे गॉड का एग्जिस्टेंस इज नेसेसरी. और गॉड के बारे में हमारे पास जो आइडिया है वो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही डिस्टिंक्ट है, बहुत ही विविड है. जैसे आई के बारे में हमारे पास आइडिया है ना, हमें पता है, हम बहुत क्लियरली, बहुत फोर्सफुली हमें पता है कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं. उसी तरह से गॉड के बारे में जो आइडिया है, जैसे हमें अपने बारे में, हमें गॉड के बारे में जो आइडिया है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज वेरी क्लियर एंड डिस्टिंक्ट टू अस. और इसी वजह से गॉड हैज टू एग्जिस्ट, जो नेसेसरी एग्जिस्टेंस वाली, लाइक वी हैव टू एग्जिस्ट, it is necessary for us to exist. Similarly, God's existence is necessary. तो डेस्कार्ट्स अपने मेडिटेशंस में ये सब चीजें लिखते हैं. Now Kant, Immanuel Kant again criticizes Descartes. Descartes implies that perfection is a defining attribute of God. कि what Descartes says is कि जो परफेक्शन है, गॉड इज अ परफेक्शन. तो परफेक्शन एक तरह से गॉड को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हाउ इज गॉड, गॉड इज द परफेक्ट बीइंग. एंजेल्म आर्ग्यूज गॉड मस्ट एग्जिस्ट इन ऑर्डर टू बी गॉड, कि गॉड का एग्जिस्ट होना जरूरी है, वो नेसेसरी है. दे बोथ ट्राई टू शो दैट डिनाइंग गॉड्स एग्जिस्टेंस डिनाइंग व्हाट गॉड इज. तो what Descartes and what Anselm try to say is कि existence of God is very much necessary, क्योंकि God का होने का मतलब ही यही है. God की definition में ये inherent definition है that अगर God है मतलब इसका मतलब ये कि वो perfect है और वो exist करते ही हैं. This seems to treat existence as if it described a defining property a thing possesses. कि एक चीज, गॉड एक ऐसी चीज है जिसके पास एक प्रॉपर्टी है कि वो एग्जिस्ट कर ही रहे हैं. That God is a perfect being. That would make the word exists a predicate, as in God is perfect. God is existing. So what Kant tries to say is that जो डेस्कार्ट्स एंड एंजेल्म प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट देकर गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग. बिकॉज हम एग्जिस्टेंस को गॉड का प्रेडिकेट नहीं बता सकते. दैट गॉड इज द सब्जेक्ट एंड गॉड इज एग्जिस्टिंग. एग्जिस्टिंग हमारा प्रेडिकेट हो गया. अगर एग्जिस्टेंस एक प्रेडिकेट था, इट वुड बी एडेड टू आवर कॉन्सेप्ट ऑफ अ थिंग दैट एग्जिस्ट. अ थिंग दैट एग्जिस्ट वुड बी conceptually different to that same thing when not existing. We cannot determine whether a thing exists merely through understanding what it is. A thing is not less great or perfect simply for not existing. So Anselm and Descartes seem incorrect when they claim it's incoherent to think of the greatest or supremely perfect being not existing. तो Descartes and Anselm का एक मेन पॉइंट क्या है आर्ग्यूमेंट का, कि हमें बहुत ही वियर्ड लगता है अगर हम ये मान लें कि गॉड तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, वो इनकरेंट है, वो गॉड के नेचर के साथ ही एग्री नहीं करता है. गॉड का नेचर में ही है गॉड का एग्जिस्ट करना. गॉड के नेचर में इंक्लूडेड है कि गॉड को एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा, तभी वो गॉड है, बिकॉज ही इज एग्जिस्टिंग, ही इज नेसेसरीली एग्जिस्टिंग एंड ही इज परफेक्ट, तभी वो गॉड है. अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते या अगर वो परफेक्ट नहीं होते तो वो गॉड होते ही नहीं. तो कांट इस चीज को ऑब्जेक्ट करते हैं कि डेस्कार्ट्स एंड एंजेल्म का जो आर्ग्यूमेंट है कि गॉड का एग्जिस्टेंस गॉड के नेचर में ही इंक्लूडेड है, गॉड का परफेक्ट होना गॉड के नेचर में इनहेरेंट है, दैट इज रॉन्ग. The ontological argument shows that necessary existence is a part of the concept of God. Kant's objection is that this only shows that if God exists, then God exists necessarily. तो कांट इसमें क्या पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि what Anselm and Descartes are not able to cover up is, वही बोल रहे कि अगर गॉड एग्जिस्ट करते हैं तो मतलब अगर गॉड है तो वो एग्जिस्ट करते ही है, वो नेसेसरीली उनका एग्जिस्ट करना बहुत जरूरी है, उनके एग्जिस्ट करे बिना हमारा काम नहीं चलेगा. तो कांट इस पे पॉइंट आउट करते हैं कि यहाँ पर हम इफ देन सिचुएशन है कि इफ गॉड एग्जिस्ट ही एग्जिस्ट देन ही एग्जिस्ट नेसेसरीली. लेकिन व्हाट इफ गॉड डजंट एग्जिस्ट, तो इट डजंट शो दैट गॉड द नेसेसरी बीइंग डज एग्जिस्ट. तो वो क्या कर रहे हैं, गॉड के एग्जिस्टेंस को, उनकी एग्जिस्टेंस की नेसेसिटी को एक प्रेडिकेट बना रहे हैं कि गॉड इज एग्जिस्टिंग, नॉट दैट गॉड एक नेसेसरी बीइंग डज एग्जिस्ट. बहुत ही क्लोज प्ले ऑफ वर्ड्स हैं, बट इट्स
once you pay attention to it, it's quite simple to understand. If God does not exist, then neither does God's necessity. अगर गॉड ही एग्जिस्ट नहीं करता तो गॉड का होना भी जरूरी नहीं है, उनका नेसेसरी होना भी जरूरी नहीं है. लाइक Gonolo Kant is drawing a distinction between judgment and reality. A priori reasoning showing that existence is necessary to the definition of God in our minds is not the same as showing that God necessarily exists in reality. तो कांट क्या करने की कोशिश करें, हमें बताने की कोशिश करें कि हमारा ये मान लेना कि गॉड जो है वो नेसेसरीली एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे माइंड में, इसका मतलब वो रियलिटी में भी नेसेसरीली एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये this is not the same thing and this is not appropriate. Next we have teleological argument by Paley. Teleos is like, pertaining to God. So Paley's design qua purpose is Paley's argument that the combination of complexity and purpose which we observe in natural objects or beings is best explained by designer. There is something about a watch which suggests it had not always been lying there. It is composed of parts which are intricately formed so as to produce a motion which is so meticulously regulated as to point out the hour and minute of the day. It has complexity which is arranged so as to perform a purpose. Paley then points out there are also things in the universe that are complex and have a purpose. He points out in particular the complexity of the human eye, which is arranged to fulfill the purpose of enabling us to see. He also points to the wings of a bird and fins of a fish, which are examples of complexity fitted together to perform a purpose of flying and swimming. मैं आपको एक बात और सजेस्ट करना चाहूंगी कि जो हम फिलोसफर्स पढ़े, जैसे हमने विलियम पेली पढ़ा, हमने सेंट एंसन पढ़ा, हमने गोनलो पढ़ा, प्लीज आप उनको उनके एग्जाम्पल्स, पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स के साथ याद करने की कोशिश करिए. जैसे गोनलो परफेक्ट टैलेंट का एग्जाम्पल देते हैं, विलियम पेली डिजाइन आर्ग्यूमेंट देते हैं ऑफ द वॉच एंड द ह्यूमन आई एंड द बर्ड एंड द फिन्स ऑफ अ फिश. तो ट्राई टू रिमेंबर दीज. ओके, नाउ व्हाट पेली सेज इज, उनका टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट हमें क्या बताया, उनका बेसिकली डिजाइन आर्ग्यूमेंट है. पेली का आर्ग्यूमेंट ये रहता है कि हम एक रास्ते पे जा रहे हैं और हमें एक स्टोन पड़ा हुआ मिलता है. उस स्टोन को देखकर हम कभी वंडर नहीं करते कि स्टोन किसने बनाया होगा, इसका क्या पर्पस होगा, बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल ऑब्जेक्ट. लेकिन अगर हमारे सामने कोई वॉच आती है, हम उस वॉच को देखकर हम वंडर करते हैं कि इसका डिजाइन बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर जो गेयर्स है, जो मिनट हैंड है, जो सेकेंड हैंड है, उसके नंबर्स हैं फ्रॉम 12 टू बैक 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. तो ऑल ऑफ दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स. तो वॉच का एक पर्पस है. ह्यूमंस के लिए वॉच का पर्पस क्या है कि वो हमें करेक्ट टाइम दिखाए, हमें पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, इस सब में हमें मेंटेन रखें. तो जो वॉच है इट हैज अ पर्पस, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है वॉच, उसका एक पर्पस है, और इसी वजह से ह्यूमंस ने उसको क्रिएट किया है. तो हमें वॉच को देखते ही हमें पता चलता है कि एक पर्पस के लिए क्रिएट हुआ है और कोई ना कोई है जिसने इसको क्रिएट किया है. ये एक नेचुरली फाउंडेड चीज नहीं है जिसका कोई पर्पस नहीं है या कोई सिंपल ऑब्जेक्ट नहीं है. उसी तरह से विलियम पेली बोलते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो नेचुरल बींग्स हैं, वो इतने कॉम्प्लेक्स बींग्स हैं, वो उनका डिजाइन इतना कॉम्प्लेक्स है कि उनका कोई पर्पस होना जरूरी, डिजाइन फॉर पर्पस. वो इतने कॉम्प्लेक्स बींग्स हैं कि दे कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ पर्पस. जैसे कि वो एग्जाम्पल विलियम पेली एग्जाम्पल देते हैं ह्यूमन आई का. ह्यूमन आई इज सो कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड. वी हैव द आइरिस, वी हैव द कॉर्निया, वी हैव द आईलिड्स, एंड देन वी हैव द नर्व, द नर्वस सिस्टम बिहाइंड द आई, वी हैव द रेटिना. हमारे पास उसके कितने पार्ट्स है, कितना कॉम्प्लेक्स है, और ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि थोड़ा भी कुछ भी गड़बड़ होता है एंड एवरीथिंग इज गॉन फॉर एवर, या हमारा विजन बहुत इम्पेयर हो जाता है. सो मेनी थिंग्स, मतलब वो आई, ह्यूमन आई हमारा कितना कॉम्प्लेक्सली फॉर्म्ड है कि हाउ डू वी नॉट इमेजिन कि कोई डिजाइनर है जिसने हमारे आई को बहुत कॉम्प्लेक्सिटी के साथ डिजाइन किया है ताकि वो पर्पस फुलफिल कर सके. उसका पर्पस है ताकि हम पूरी वर्ल्ड को देख सके. सो उसी तरह से विलियम पेली जो है वो एक बर्ड के विंग्स, एक फिश के फिन्स की कैसे वो कितने मेटिकुलसली, कितने कॉम्प्लेक्सली डिजाइंड चीज है कि वो विंग्स, हर बर्ड है उसके विंग्स डिफरेंट कलर के होंगे, डिफरेंट साइज के होंगे, उसके फेदर्स डिफरेंट साइज के होंगे, उनकी डेंसिटी डिफरेंट होगी, उनकी लेंथ डिफरेंट होगी, उनका शेप डिफरेंट होगा, और हर किसी का एक अपना पर्पस है. हर किसी का अपना पर्पस है कि ईगल्स बहुत ज्यादा ऊंचाई पे उड़ते हैं तो उनकी विंग्स जो है, उनकी फेदर्स जो है वो पर्टिकुलर शेप एंड साइज की है. पिजन्स की अलग है, हमिंग बर्ड की अलग है, स्पैरोज की अलग है, पैरट्स की अलग है. सो ऑल ऑफ देम हैव अ पर्पस. तो व्हाट विलियम पेली सेज इज कि वो इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, हाउ कैन वी इमेजिन दे डोंट हैव अ पर्पस, या उनके कोई डिजाइनर नहीं है, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन.
अब विलियम पेली के आर्ग्यूमेंट को डेविड ह्यूम क्रिटिसाइज करते हैं. ह्यूम आर्ग्यूज दैट इट डजंट फॉलो फ्रॉम द सिमिलैरिटी ऑफ टू इफेक्ट्स दैट दे मस्ट हैव हैड सिमिलर causes. For example, the smoke produced by fire and dry ice is very similar, but their causes are not similar. So just because the effect of the universe and the effect of a man-made thing like a house, Hume's example, or a watch, Paley, are like each other in that they both have complexity and purpose, it doesn't follow that the cause of the universe must be like the cause of a house, of watch, etc. That is a designer. Two effects which are alike and analogous might in fact have very different causes. Hume argues that we can't even claim there is an analogy between artifacts and natural objects. Artifacts are mechanical, meaning they have a mathematically precise design and structure. In general, however, the universe appears more organic, it is more chaotic. तो डेविड ह्यूम जो है वो विलियम पेली को क्रिटिसाइज करते हैं और व्हाट ही सेज इज कि हम मैकेनिकल चीज़ें और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर भी कैसे कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि जैसे ह्यूम एक एग्जांपल देते हैं कि ड्राई आइस और फायर दोनों में से हमको सेम काइंड ऑफ स्मोक निकलता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोनों का कॉज सेम है. अगर दोनों का रिजल्ट सेम है तो ज़रूरी नहीं दोनों का कॉज सेम है. तो वो डेविड ह्यूम इज ट्राइंग टू से इज कि अगर हम देखें एक वॉच, एक घर, ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है, तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि वॉच एक मैनमेड चीज़ है जिसका एक पर्पस उसको फुलफिल करना है, उसी तरह का से ह्यूमंस या एनिमल्स या बीइंग्स जो है वो कॉम्प्लेक्स बीइंग्स है जिनका भी कोई पर्पस है, उसके डिज़ाइनर है, डिज़ाइनर बीइंग द गॉड. तो पेली का एनालॉजी का यूज करते हैं दैट वॉच इज लाइक द ह्यूमन बीइंग्स एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड द एनिमल्स एंड डिफरेंट यूनिवर्स थिंग्स एंड ऑल, एंड डिज़ाइनर जैसे जो वॉच बनाने वाला है वैसे ही गॉड है जो डिज़ाइनर है यूनिवर्स का. तो डेविड ह्यूम बोलते हैं कि दिस इज, हम जितना बोल रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि जैसे वॉच का डिज़ाइनर है वैसा इस यूनिवर्स का भी कोई डिज़ाइनर है. ऑल्सो ये जितनी दिखती है यूनिवर्स उतनी ऑर्गेनिक उतनी नेचुरल है नहीं, बहुत केओटिक भी है. इट्स नॉट परफेक्ट, इट्स नॉट एज कॉम्प्लेक्स जितना हम उसको देख रहे हैं उतना उसको बोल रहे हैं. नेक्स्ट अप वी हैव द कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट बाय सेंट एक्विनास. एक्विनास दो तरह से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. फॉलोइंग एरिस्टोटल, बाय मोशन एक्विनास मीन्स एनी काइंड ऑफ चेंज. तो मोशन क्या होता है, जब कोई भी चेंज होता है मतलब उसमें मूवमेंट हो रही है, उसमें मोशन हो रहा है. एंड चेंज इज इनएविटेबल, इट कंटिन्यूसली कीप्स हैपनिंग, हमेशा चेंज कुछ ना कुछ होता रहता है. Something can only change if it has the potential to change. तो एक्विनास बोलते हैं कि कोई चीज़ सिर्फ तभी चेंज हो सकती है अगर उसमें वो पोटेंशियल है. अगर एक स्टोन है वो बहुत समय तक एक जगह पर बंद एक बॉक्स में पड़ा रहेगा तो स्टोन डजंट हैव अ पोटेंशियल टू चेंज, वो कभी चेंज नहीं होगा, वो वैसा के वैसा रहेगा. तो it does not have the potential for motion. So we can understand change as the actualization of a potential to change in a certain way. तो चेंज हमारे लिए क्या है, चेंज का होना मतलब कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक पोटेंशियल का एग्जिस्ट करना जिससे उस ऑब्जेक्ट में एक पर्टिकुलर चेंज आ सकता है. नाउ द फर्स्ट सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दैट ही गिव्स इज, पहला उनका जो है वो है वे ऑफ मोशन. वो पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो मोशन के ऊपर बेस्ड है कि वो गॉड की एग्जिस्टेंस को प्रूव करे, विच इज वी ऑब्जर्व मोशन. हम देखते हैं कि हम वी ऑब्जर्व, हम मोशन को देखते हैं नहीं, हम चेंज देखते हैं, हम चेंज को ऑब्जर्व करते हैं बहुत डिफरेंट चीज़ों में. मोशन इज द एक्चुअलाइजेशन ऑफ अ थिंग्स पोटेंशियल टू बी इन मोशन. तो किसी भी चीज़ का चेंज होना मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल एक ऑब्जेक्ट के अंदर था उस पोटेंशियल का एक्चुअलाइजेशन होना, मतलब वो पोटेंशियल जो है जो मतलब उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा था, उस पोटेंशियल को जब एक्चुअलाइजेशन, जब रियलिटी में वो पोटेंशियल ट्रू होता है तब उसमें वो चेंज आता है. तो एक्चुअलाइजेशन ऑफ अ थिंग्स पोटेंशियल टू बी इन मोशन. अ थिंग कैन ओनली कम टू बी इन मोशन बाय बीइंग मूव्ड. तो मोशन से हमारा मतलब है कि उसमें चेंज सिर्फ तभी आ सकता है जब कोई उसमें चेंज लाए, उसके अंदर वो पोटेंशियल है और कोई उसके अंदर चेंज लाए. A mover must be something that is actual. तो जो भी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो मूवर जो मोशन या जो चेंज लेकर आ रहा है वो रियलिटी में एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी ये सब हमारे अंदर चेंज आ रहा है, तभी मोशन हो रहा है. एक चीज अपने आप से मूव नहीं कर सकती. ऑल थिंग्स इन मोशन मस्ट हैव बीन मूव्ड बाय समथिंग एल्स. तो जितनी भी चीजें हैं जो चेंज हो रही है कोई जरूर होगा या कुछ तो जरूर होगा जो इनमें मोशन लेकर आ रही है. इफ देयर वर नो फर्स्ट मूवर्स देयर वुड बी नो मोशन नाउ. तो कोई एक पहला मूवर जरूर था और उसने ही चीजों में मोशन लाना शुरू किया जिस वजह से आज सारी चीजों में चेंज है, बहुत सारी जितनी चीजें जिनमें मोशन चेंज है उनमें वो चेंज या मोशन एग्जिस्ट कर रहा है. सो अकॉर्डिंग टू एक्विनास ये मूवर कौन है, गॉड.
दिस इज ऑल एन एक मेटाफोरिकल तरीके से वो चेंज की बात करें कि हाउ थिंग्स आर चेंजिंग, दे कैन नॉट चेंज बाय देमसेल्व्स। कोई भी चीज़ अपने आप से चेंज नहीं हो सकती, कोई कुछ तो फैक्टर होगा जो उसमें वो चेंज ला रहा है, एक बार स्टार्ट किया होगा तभी उन चीज़ों में चेंज आना शुरू किया। कोई भी चीज़ अपने आप से मूव नहीं कर सकती। सो देयरफॉर देयर मस्ट बी अ फर्स्ट मूवर विच मस्ट इटसेल्फ बी अनमूव्ड, प्योर एक्चुअलिटी, और दैट थिंग वी कॉल गॉड। तो गॉड जो है वो फर्स्ट मूवर है, फर्स्ट कॉजर ऑफ मोशन है सभी चीज़ों में, और वो खुद अनकॉज्ड है, वो खुद अनमूव्ड है। गॉड को किसी ने कॉज नहीं किया। सेकेंड तरीका जो है एक्विनास का, सेकेंड वे फ्रॉम ए टेम्पोरल कॉजेशन, वी ऑब्जर्व एफिशिएंट कॉजेशन। नथिंग कैन कॉज इट सेल्फ, कि कोई भी चीज खुद से अपने आप नहीं हो सकती है, कोई ना कोई चीज है जिससे कि वो कॉज होती है। मतलब कोई चीज अगर किसी, फॉर एग्जाम्पल इफ बी इज द कॉज फॉर सी, तो बी का भी कोई कॉज होना चाहिए। देयर इज अ लॉजिकल ऑर्डर टू सस्टेनिंग कॉजेज, फर्स्ट कॉज, इंटरमीडिएट कॉजेज, देन अल्टीमेट इफेक्ट। तो एक लॉजिकल ऑर्डर फॉलो हो रहा है, पहले एक फर्स्ट कॉज है, फिर फर्स्ट कॉज के बाद उसका इंटरमीडिएट कॉजेज है, जिससे मतलब फर्स्ट कॉज से दूसरी चीजें कॉज हो रही है, और फिर उन सब चीजों से अल्टीमेट हमारे पास रिजल्ट निकल के आ रहा है, इफेक्ट निकल के आ रहा है। अगर ए बी का एफिशिएंट कॉज है, तो अगर ए एग्जिस्ट नहीं करता तो बी भी नहीं करेगा। एफिशिएंट कॉज होने का मतलब कि बी सिर्फ तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब ए एग्जिस्ट कर सकता है। देयर मस्ट बी अ फर्स्ट सस्टेनिंग कॉज, अदरवाइज P1 वुड बी फॉल्स एज देयर वुड बी नो फर्दर सस्टेनिंग कॉज और इफेक्ट्स। तो हमारे पास कोई एफिशिएंट कॉजेशन यानी कोई चीज तो है जो एग्जिस्ट कर रही है, लेट्स से ए, जिसकी वजह से बाकी चीजें एग्जिस्ट कर रही है। कोई एक सस्टेनिंग कॉज होना चाहिए। As there is a first cause, there cannot be an infinite regressive causes. तो कोई एक फर्स्ट कॉज अगर है, मतलब वो चीज इन्फिनिट नहीं चल सकती कि उसका कॉज मतलब ए का कॉज बी, बी का कॉज सी, सी का कॉज डी, डी का कॉज ई, ये इन्फिनिट नहीं चल सकती। कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जो सारी चीजों का फर्स्ट कॉज है, एंड दैट फर्स्ट कॉज इटसेल्फ इज अनकॉज्ड। उस फर्स्ट कॉज को किसी ने कॉज नहीं किया, और दैट फर्स्ट कॉज इज गॉड। तो विद द हेल्प ऑफ मोशन एंड विद द हेल्प ऑफ कॉजेशंस, एक्विनास जो है वो गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। विद दिस वी कम टू एन एंड फॉर द प्रूफ्स फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। हियर आर द रेफरेंस लिंक्स जहाँ से I have looked for these different theories, हमारे पास जो arguments है। Go to each of these reference links and I advise you कि please go delve deeper into these topics. This would be really, really helpful for you in the examination. I hope this is clear. Any queries, any comments, do let me know, and all the best for your examinations. And here are the reference links that you can go through.